जो मेरे साथ हुआ था उससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता था। यह मेरी शादी मेरे ही भाई के साथ करवा दी गई थी, लेकिन हम लोग जिस गांव में रहते थे यहाँ पर इससे बुरा होते हुए भी मैंने देखा था कि इस गांव में औरत तो क्या, मर्द की भी कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी थी। लेकिन जो मेरे साथ हो रहा था मैं क्या करती। मैं तो दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी और मेरा अपना ही भाई कमरे में आने वाला था। अगर वह यहाँ आ जाता तो उसके बाद क्या होता? क्या मुझे यहाँ से भागना चाहिए था? लेकिन अगर मैं भागती तो इसका मतलब कि मुझे खत्म कर दिया जाता। मेरी जिंदगी मुझे इतनी बुरी तरह से फंसा देती। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और थोड़ी देर के बाद ही मेरा भाई राजू कमरे में दाखिल हुआ। वह बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। मैंने कहा कि तुम्हें तो शर्म करनी चाहिए थी, यह क्या हरकत की तुमने? तुम्हें पता है कि मैं लड़की हूँ, ज्यादा बोल नहीं सकती। तुम तो मर्द हो, कुछ कर लेते। इतने जवान हो, इतना खिलाती पिलाती थी मैं तुम्हें। तुम्हारे लिए नाश्ते में असली घी के पराठे इसलिए नहीं बनाती थी कि एक दिन तुम मुझसे शादी करके मेरे ही सामने आकर खड़े हो जाओ। अभी भी वक्त है, कुछ करते क्यों नहीं? उसने कहा कि जो करने आया हूँ वही करूंगा, और वह मेरी तरफ बढ़ा और उसके बाद मेरी चीखें। मेरी दादी बताती है कि हम जिस गांव में रहते थे यह गांव सरकार की लिस्ट में नहीं था। यहाँ के लोग सब कुछ अपने लिए खुद ही करते थे और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रहते थे, क्योंकि न तो किसी को टैक्स देना पड़ता था और न ही कोई इस तरफ आता था। लोग समझते थे कि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं इसी गांव से मिल जाती थीं, इसलिए कोई बाहर नहीं जाता था। पढ़ाई करके भी किसी ने क्या करना था। मेहनत मजदूरी करके ही लोग अच्छा खाते पीते थे और सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहते थे। कोई ज्यादा छुपता नहीं था और लड़की लड़के आपस में बात कर लेते थे। दिल में शर्म होती थी। लेकिन उसके बाद न जाने क्या हुआ कि हमारे गांव को किसी की बुरी नजर लग गई। वैसे तो हमारी जरूरत की सारी चीजें हमें गांव से ही मिल जाती थीं। साफ पानी था, अच्छी जमीन थी, सारी सब्जियां, अनाज, चावल सब कुछ उगता था। लेकिन एक दिन हमारे गांव में बहुत ही बुरा सूखा और अकाल पड़ गया। बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए। जमीन ने कुछ भी उगाना ही छोड़ दिया। ऐसा लगा कि जमीन जहरीली हो गई और यह सब कुछ पूरे 25 साल तक चलता रहा। फिर जब यह सब ठीक होने लगा तो बाढ़ आई। फिर यहाँ पर एक बड़ा बाबा आया और उसने आकर बताया कि आप सब लोगों की अपनी वजह से ही यह सब हुआ है। आप लोगों ने यहाँ कोई गलती किया है जिसकी वजह से यह सब हुआ है। इसलिए अब आप लोगों को इस गांव में बहुत ही ज्यादा तरीके से रहना होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे ही लड़की 17 साल की हो उसकी शादी करा दो। इस गांव से बाहर कभी भी शादी न करना। और अगर 17 साल की लड़की की शादी नहीं हुई तो इस गांव पर फिर से इसी तरह का सूखा और बाढ़ आएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोगों ने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया था। 25 साल तक हालात ठीक नहीं हुए। फिर उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। मेरी दादी बताती है कि मैं इस अकाल के दिनों में ही पैदा हुई थी और फिर मैंने इस गांव में अच्छा वक्त आते देखा। सरकार को भी पता चल गया कि यह गांव भी है, लेकिन पता चलना न चलना एक बराबर ही था। अब इस गांव में बहुत से अजीबोगरीब से असूल और कानून बनाए गए थे जिसे सबको मानना होता था। यहाँ पर जब कोई लड़की जवान होती थी तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं होती थी, बल्कि और भी ज्यादा परेशान हो जाती थी, क्योंकि उसे पता होता था क्या उसकी मर्जी हो न हो उसकी शादी करवाई जाएगी। और यहाँ पर पढ़ाई करने का भी कोई रिवाज नहीं था। किसी की भी बेटी हो या बेटा, दोनों को ही नहीं पढ़ाया जाता था। शादी से पहले ही उनको कोई काम सिखा देते थे ताकि अपना काम कर सके। लेकिन अब लोग गांव से बाहर भी जा रहे थे। मेरे बाबा ने भी मुझे झूठ बोलकर गांव से बाहर भेजा था और पढ़ाई करवाई थी। कभी कहते थे कि बीमार हैं, बड़े अस्पताल में ले जाना है, तो कभी कहते थे कि किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। इसी तरह मैंने एक ही साथ 2-2 क्लासें पढ़कर अपनी पढ़ाई पूरा की और 10वीं पास कर ली थी, और अब मैं 12वीं का इम्तिहान भी देने वाली थी, वह भी घर बैठकर ही। अपनी किताबों को छुपा कर रखती थी। मेरे बाबा कहते थे कि तू पढ़ लिख जाएगी, वरना तुम भी इसी गांव में हमारी तरह रहोगी और हमारी तरह ही मर जाओगी। क्योंकि अभी 8 महीने हुए मेरे बाबा का देहांत हो गया था। उनकी आंखों में यह सपना था कि वह मुझे कामयाब होते देखें।
लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई थी क्योंकि अभी बहुत समय पड़ा था और वह पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। जब वह मुझे शहर लेकर जाते थे तो वहीं पर मुझे एक लड़के से प्रेम हो गया था। वह बहुत अच्छा इंसान था। वही तो हम लोगों को एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास मुफ्त में दिया करता था ताकि हम एक साल में 2-2 क्लासें पढ़ सके। वह कहता था कि मैं इसीलिए ऐसा करता हूँ ताकि तुम लोगों का कोई फायदा हो जाए। वह हमारे गांव भी आना चाहता था, हमारे गांव पर बहुत बड़ी फिल्म बनाना चाहता था, कुछ लिखना चाहता था, लेकिन उसे यहाँ कोई भी आने नहीं देता था। उसका नाम रवि था। मैं उससे बहुत ज्यादा प्रेम करने लगी थी और वह मुझे। हम दोनों ने एक दूसरे को यह बात बता भी दी थी, लेकिन मैंने कहा था कि यह आसान नहीं है। पर मैंने साथ उसको यह भी कहा था कि इस बात को अपने दिल में रखना, क्योंकि अगर यह बात बाहर आई तो हम दोनों के दिल बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हम कभी भी एक दूसरे के नहीं हो सकते। बाबा जिंदा थे तो मुझे कोई ना कोई बहाना करके शहर ले जाते थे, लेकिन अब वह इस दुनिया से चले गए और मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं था। मेरे छोटे भाई थे, लेकिन वह बहुत छोटे थे। मेरी शादी की उम्र होने वाली थी। मेरी माँ बड़ी परेशान थी। उन्होंने कहा कि तेरे जोड़ का तो फिलहाल पूरे गांव में कोई नहीं है, फिर तेरी शादी किससे करवाएंगे? क्योंकि इससे पहले मेरी एक बड़ी बहन की शादी हुई थी, लेकिन उसके जोड़ का एक लड़का था जो किस्मत से बहुत अच्छा था। उसकी तो किस्मत अच्छी थी, लेकिन मेरी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी तरफ जा रही थी। गांव वाले खुद ही तय करते थे कि किसकी शादी किससे करवानी है, क्योंकि यहाँ पर शादी इसलिए नहीं करवाई जाती थी कि लड़का लड़की एक साथ खुश रहे, अपना घर बनाए। यहाँ पर शादी इसलिए करवाई जाती थी कि बस जल्दी जल्दी शादी हो जाए, नहीं तो गांव वालों पर कोई मुसीबत आ जाएगा, कोई आपत्ति आ जाएगी, इसीलिए यहाँ शादी कराई जाती थी। और फिर ये तो आप भी अच्छी तरह समझते होंगे कि जब इस तरह से शादी करवाई जाती है तो कोई भी कुछ देखता नहीं है, बस शादी को कर दिया जाता है। लेकिन अब मेरे जोड़ का पूरे गांव में कोई नहीं था, क्योंकि लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। बहुत से लोग यहाँ से भाग भी गए थे, कामयाब भी हो गए थे। लेकिन कुछ लोग जो यहाँ से भागने में सफल नहीं हुए थे, उन्हें अपनी जिंदगी की भेंट चढ़ाने पड़ी थी, क्योंकि जो इस गांव का करता धरता था वह बहुत ही ज्यादा जालिम आदमी था। उसका नाम कुमार था। उसका पहला नाम क्या था यह कोई भी नहीं जानता था, सब उसे कुमार साहब कहते थे। और उसी ने मेरी माँ को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारी बेटी 3 महीने बाद 17 साल की होने वाली है, लेकिन इस गांव में उसके जोड़ का कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए अब वह हमारे लिए एक आपत्ति बन गई है। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो क्या होगा? छोटे बच्चे से तो उसकी शादी करवा नहीं सकते, और उसकी उम्र का कोई भी मर्द नहीं है, सबकी शादियां हो चुकी हैं। अब तुम बताओगे क्या करेंगे? 2 रास्ते हैं, या तो उसकी शादी करवा दी जाए, किसी न किसी के साथ उसको जोड़ दिया जाए, या फिर हमें उसको इस दुनिया से ही भेजना होगा। मेरी माँ ने जब यह बात नहीं मानी तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई, रोने लगी और उनके पांव पकड़कर कहने लगी कि इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है, कुछ तो करें आप। अगर उसके जोड़ का कोई मर्द नहीं है तो इसमें हमारी क्या गलती है? ये तो बहुत बुरा होगा कि आप मेरी बेटी को सिर्फ इसलिए इस दुनिया से भेज देंगे कि उसके जोड़ का यहाँ कोई मर्द नहीं है, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना। उन्होंने कहा कि गलती तो पूरे गांव की नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेटी की वजह से अगर पूरे गांव पर कोई आपत्ति आ गई तो फिर क्या? तुम्हारी बेटी सबको बचाती फिरेगी? अब तुम्हें खुद ही कुछ सोचना होगा। तुम्हारे पास 3 दिन का वक्त है, हमें सोचकर बता दो। अगर कोई हल निकलता तो फिर अपनी बेटी को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जा। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। बाकी तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी बेटी को हम लोग ज्यादा तकलीफ में नहीं रखेंगे। जब मेरी माँ वापस आई तो घर के अंदर पांव रखते ही बेहोश हो गई। सामने वाली एक औरत भी घर में आई थी जो मेरी माँ से ही मिलना चाहती थी। उसी ने मेरी माँ को उठाया, और जब माँ ने सबको यह बात बताई तो सब लोग ही परेशान हो गए। लोग तो रोने लगे कि अब क्या होगा, सलोनी तुझे तो इस दुनिया से जाना पड़ेगा, तू भी निर्मला की तरह कुर्बान हो जाएगी। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ था कि एक लड़की थी जिसकी शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन उसका कोई जोड़ नहीं था, और जब उसकी शादी नहीं हुई तो उस आदमी ने उसे न जाने कहाँ गायब करवा दिया।
2 महीने तक उसका बापू उसे तलाश करता रहा, सोचता रहा कि पता नहीं कहाँ है। बहुत बुरी हालत थी उनके घर वालों की। 2 महीने बाद कुमार ने भी बता दिया कि इस गांव की बेहतरी के लिए मैंने उस लड़की को कुर्बान कर दिया। उसके बाद निर्मला के बापू पागल हो गया और अब वह पूरे गांव में पागलों की तरह कभी इधर से कभी उधर बैठा रहता था। गांव वाले ही उसे खाने पीने को कुछ देते थे और उसे अपनी भी फिक्र नहीं होती थी। आज 12 साल के बाद यह मुसीबत हमारे घर पर नाचने लगी थी और हम लोग हैरान थे कि अब क्या करें। घर में मेरा एक भाई था जो मेरी उम्र का था, तो सामने वाली औरत ने कहा कि अगर इसकी जान बचानी है तो इसके भाई से ही इसकी शादी करवा दो। मेरे भाई का नाम राजू था। मेरी माँ ने कहा कि ये कैसी बातें कर रही है तू, बहन की शादी भाई से करवा दे, क्या इस तरह इस गांव पर आपत्ति नहीं आएगी? उसने कहा कि नहीं, इस तरह कोई आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि पुराने वक़्तों में भी ऐसा ही होता था। तू जाकर कुमार से बात कर, अगर वह मानता है तो इस तरह तेरी बेटी की जान तो बच जाएगी, वरना तुझे पता भी नहीं चलेगा। वह तेरी बेटी को उठाकर ले जाएगा। उसे सिर्फ गांव वालों की फिक्र है। मेरी माँ बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वह कुछ भी करने को तैयार थी। एक माँ अपनी संतान की जान बचाने के लिए कुछ भी करेगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वह हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएगी। जब मैंने यह सुना तो मैंने कहा कि मैं कभी भी राजू से शादी नहीं करूंगी। वह तो मेरा भाई है, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? यह सब क्या हो रहा है? आप लोग, इससे अच्छा है कि मुझे ही इस दुनिया से जाने दो, ताकि मेरी वजह से किसी पर भी कोई आपत्ति ना आए। घर में तो ऐसे लड़ाई झगड़ा होने लगा जैसे हमारे घर में कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया है। पहले मेरी माँ ने उस औरत से लड़ाई की, फिर राजू ने मेरी माँ से लड़ाई की थी। यह सब क्या है? फिर मैंने अपनी माँ को बातें सुनाई। फिर मेरी माँ ने मुझे एक थप्पड़ लगाया और कहा कि इस वक्त तेरी जान जरूरी है, ना यह सब कुछ। पर यह कैसे हो सकता था? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपने कमरे में चली गई और अपने आप को अंदर से बंद कर लिया। पर थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि मेरी माँ कुमार से बात करने के लिए जा रही है। मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, पर मैं कैसे रोकती? मुझे पता ही न चला वह कब घर से निकल गई। उसने अब क्या कहना था, यह भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मैं तो किसी और लड़के को पसंद करती थी। सोचा था कि किसी तरह उसी से शादी कर लूंगी। उसका नाम रवि था, लेकिन रवि को क्या पता कि यहाँ पर क्या हो रहा था। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन इस गांव में यह भी एक उसूल था कि अगर कोई लड़की गांव से भागने की कोशिश करती है तो उसके सारे घर वालों की जिंदगी को खत्म कर दिया जाता है। नहीं नहीं, मैं यह भी नहीं कर सकती थी। एक उसूल ये भी था कि अगर कोई लड़की जानबूझकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है तो तब भी उसके घर वालों को घर से बाहर निकालकर उनके सर के बालों को साफ कर दिया जाता है और उन्हें गांव की गलियों में छोड़ दिया जाता है। यानी मैं कुछ भी करती तो मेरे घर वालों पर ही मुसीबत आती, और अगर अपने भाई से शादी कर लेती तो फिर सारी मुसीबत सिर्फ मुझ पर आती। लेकिन मैं फिर भी यह नहीं करना चाहती थी, आखिरी सांस तक भी नहीं करना चाहती थी। पर मेरी माँ वहां चली गई और उस आदमी ने न जाने मेरी माँ से क्या बात की। जब वापस आई तो चुप चुप थी। मैंने कहा कि बताएं तो सही क्या हुआ। क्या? उन्होंने कहा कि तो बस अपनी शादी की तैयारी कर। वह इस बात के लिए मान गया है क्योंकि वही चाहता है कि लड़की की शादी होना जरूरी है। यह कहीं नहीं लिखा कि किससे उसकी शादी करवा रहे हैं, बस शादी के बारे में बताया गया है। तुम क्या चाहती हो कि तेरी वजह से सारे गांव वालों पर कोई मुसीबत आए? छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के। मैं आगे बढ़ी और मैंने कहा कि मैं बच्ची नहीं हूं, आपकी बेटी नहीं हूं। आपने जन्म दिया, किसने इजाजत दी कि आप मुझे कुर्बान करें? मेरी माँ ने कहा कि मैं तेरी और कोई बात नहीं सुनूंगी, तो चुप कर जा। मैंने कहा कि और आपका बेटा राजू, वह मान जाएगा। मेरी माँ ने कहा कि मैं उसको मना लूंगी। इससे पहले कि मेरी माँ राजू के पास जाती, मैं खुद ही राजू के पास चली गई और मैंने कहा, क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? शादी करोगे मुझसे? वह आगे से कुछ बोल नहीं रहा था। मुझे उसकी खामोशी से डर लग रहा था, क्योंकि कहते हैं कि खामोशी का मतलब हाँ होता है। मैंने कहा कि बोलते क्यों नहीं? मैंने हाथ में करीब पड़ी एक प्लेट उठा ली और कहा कि इस थाली से तुम्हें सीधा कर दूंगी, बताओ मुझे क्यों नहीं बोल रहे? उसने बस इतना कहा कि जो माँ कहेगी मैं वही करूंगा। और यह सुनकर
वह प्लेट मेरे हाथ से गिर गई। मैं उलटे कदम वहां से चली गई और उसे ऐसे देखने लगी कि जैसे मैंने अपनी जिंदगी में आने वाली सभी मुसीबतों को अभी से ही देख लिया है। क्या मतलब था उसका? क्या वह बात मान लेता? क्योंकि मेरी माँ तो पहले ही यही चाहती थी। इसका मतलब कि उसकी तरफ से भी हाँ था। मैं क्या करती? मुझे रवि को किसी तरह से फोन करना था, पर मेरे पास फोन नहीं था। यहाँ पर जवान लड़कियों का फोन रखने की इजाजत नहीं थी। मेरे बाबा के पास फोन होता तो मैं जरूर उसे फोन से बात कर लेती, पर मेरे बाबा के जाने के बाद वह फोन बेच दिया गया था, क्योंकि मेरी माँ को फोन चलाना नहीं आता था। मैंने उन्हें कहा था कि फोन मुझे दे दें, तो उन्होंने कहा था कि तुझे फोन देकर हमने अपने सर मुसीबत लेनी है, इसलिए वह फोन भी जा चुका था। मैं बहुत परेशान थी। एक दिन खड़ी होकर खुद से ही बातें कर रही थी। मैं पहले भी खुद से बातें किया करती थी। भगवान, मेरी मदद कर, रवि को किसी तरह यहाँ ले आओ, आकर मुझे बचा ले। लेकिन वह कैसे आता? जब मेरी आखिरी दफा उससे बात हुई थी तो वह खुद बहुत ज्यादा परेशान था। कह रहा था, अभी तो मैंने एक जगह पर नौकरी की बात की है, जैसे वह मुझे नौकरी दे देते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा और किसी भी तरह तुम्हें ले आऊंगा और हम लोग शादी कर लेंगे, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें तुम्हारे गांव से भगाकर क्यों न लाना पड़े। उसने यह भी कहा था कि अपने बाबूजी को सब कुछ बता देना। जहां उन्होंने तुम्हारे इतना साथ दिया, वहां पर वह तुम्हारा इस बारे में भी साथ देंगे। और मुझे पता था कि मेरे बाबूजी मेरा साथ जरूर देते, क्योंकि उनको पता था कि इस गांव में किसी का भी भविष्य अच्छा नहीं है। तो फिर वह मेरी शादी शहर के किसी आदमी से क्यों न करवाते, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ता। लेकिन जो मेरा था इस दुनिया से जा चुका था और अब कोई भी मेरे साथ देने वाला नहीं था। मैं यही तो कह रही थी भगवान से, जिस पर मुझे भरोसा था और जिसने मुझे बचाना था, उसे तूने अपने पास बुला लिया। अब मैं क्या करूं? मेरी मदद करने के लिए भी तो किसी को भेज, लेकिन मेरी मदद नहीं हो सकी। मेरी शादी की तारीख भी रख दी गई थी। मैं हैरान थी कि यह सब कुछ वाकई हो रहा था। मैंने अपनी माँ से कहा कि क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? इससे अच्छा तो मेरी जान ले लो और सबको कह देना कि मैं बीमार थी इसलिए मर गई। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है सब लोग पागल हैं? इस तरह करोगी तो हम पर ही मुसीबत आएगी। तुम्हारे पीछे मैं क्यों मुसीबत मोल लूं? अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी को क्यों खराब करूं? तुम्हारी शादी किसी न किसी से तो होनी ही थी ना, और जब शादी हो जाती है तो सब कुछ एक जैसा हो जाता है। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा कि आप सच में मेरी माँ हो ना? उसने कहा, हाँ, मैं ही तेरी माँ हूँ। मैंने ही तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है। मैंने ही सारी रात जाग कर तेरा ख्याल किया है, और अब तो मुझे ऐसी बातें कर रही है। तू मेरी बात नहीं मानेगी तो कौन मानेगा? बात तेरी जिंदगी की नहीं है, हम सबकी जिंदगी की है, पूरे गांव की है। मैंने कहा, आप लोग किन चक्करों में पड़े हो? ऐसा कुछ नहीं होता है, यह सब अंधविश्वास है। तो मेरी माँ ने कहा कि होगा अंधविश्वास, लेकिन हमने रहना तो इसी गांव में है ना। ये हम लोग यहाँ से कहीं चले जाएं तो अलग बात है, पर कहाँ जाएंगे? हमारे पास है ही क्या? गांव की जमीन पर हमने घर बनाया। गांव की जमीन से हम लोग फसल लेते हैं। गांव की जमीन और चीजों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कल को कुछ हो गया तो गांव वाले ही मदद करते हैं। जब तेरे बाबूजी का देहांत हो गया था तो हमारे पास उनकी आखिरी रस्म करने के भी पैसे नहीं थे। फिर किसने दिए थे वह पैसे? कुमार ने दिए थे ना। अब भी वह हमारा भलाई की बात कर रहा है, लेकिन तुझे नजर नहीं आ रहा है। बस जो मैं तुझे कहती हूँ तू कर, नहीं तो बहुत बुरा होगा। वह कहते हैं ना कि एक तरफ कुआं होता है और एक तरफ खाई होती है, लेकिन यहाँ पर तो मेरी जिंदगी में आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से सब कुछ बुरा ही था। ना तो मैं मर सकती थी, ना मैं शादी से भाग सकती थी, ना मैं आत्महत्या कर सकती थी, ना मैं इनकार कर सकती थी, और मैं यह शादी भी कैसे कर सकती थी? अगर सिर्फ इतनी होती कि रवि के अलावा मेरी शादी किसी से करवा रहे होते तो शायद मैं अपनी जिंदगी और घर वालों की मर्जी के लिए यह शादी कर लेती। लेकिन जिससे मेरी शादी करवा रहे थे वह तो मेरा भाई था। मैं तो उससे कभी भी शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। फिर यह सब क्या हो रहा था? वह तो मेरी माँ के गुण गाता था। मेरी माँ ने उसको बड़ी मेहनत से पाला था। मेरी माँ जो कहती वह करता,
अगर मेरी माँ कहती सारी रात के लिए खड़े हो जाओ, तो वह सारी रात एक ही टांग पर खड़ा रहता। तो फिर अब वह क्यों बात नहीं मानता? यानी कि उसने मेरी मदद नहीं की, वह मेरे साथ नहीं था। हम लोगों की शादी भी हो गई। मैं पूरी शादी में ऐसे बैठी थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं देख पा रही थी। ऐसा लगता था मेरी आंखें भी बंद हो गई हैं, मेरे कान भी बंद हो गए हैं, मेरी जुबान भी नहीं है। अजीब सा दिमाग हो गया था मेरा, जैसे कहते हैं कि दिमाग बंद हो गया है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कोई औरत मुझे पकड़ के खड़ा कर देती तो मैं फेरे लेने लगती। किसी ने मुझसे कहा कि सर आगे करो, तो मैंने वरमाला पहन ली। और फिर किसी ने मेरी मांग में सिंदूर लगा दिया, मंगलसूत्र पहना दिया। यह सब कुछ कैसे होता रहा मुझे याद भी नहीं है। मेरी आंखों के सामने कुछ था ही नहीं, सिर्फ अंधेरा था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। और जब ऐसे कोई इंसान किसी सदमे में चला जाता है तो फिर उसकी हालत ऐसी ही होती है। जैसे जिन लोगों के ऊपर कोई ऐसा वक्त गुजरा होगा, वह जरूर समझ रहे होंगे कि मेरे साथ उस समय क्या हो रहा था और मैं क्या सोच रही थी, क्या महसूस कर रही थी। मुझे अब भी सिर्फ रवि का ही ख्याल आ रहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था? अब तो शादी हो चुकी थी। शादी की रात मैं अपने कमरे में ही बैठी थी, क्योंकि मुझे तो इसी घर में रहना था। जब मेरी माँ कमरे में आई तो उसने कहा कि तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूं। और मैंने पत्थर आंखों से उसकी तरफ देखकर कहा कि क्या राजू मर गया है? उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि बेशर्म, शादी की रात अपने सुहाग के मरने की प्रार्थना कर रही है। मैंने कहा कि सुहाग नहीं है मेरा वो। मैं बोलने लगी कि वह मेरा कौन है? तो मेरी माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि अब तेरा पति है वह पति। समझ आई तुझे? और खुशखबरी तेरे लिए लेकर आई थी कि कुमार बहुत खुश हुआ है कि तूने पूरे गांव के लिए इतना बड़ा फैसला किया है, इसलिए उसने तेरे लिए सोने का सेट भेजा है। ठीक से देख इस सोने की सेट को। हम सब बिक भी जाते थे ना, तो भी यह सेट न बना पाते। तेरे लिए मैंने उसे सोने की सेट को देखा और उसे एक तरफ फेंक दिया। मेरी माँ शायद फिर से मुझ पर हाथ उठाने लगी थी, लेकिन यह सोचकर रुक गई होगी कि अब तो मैं दुल्हन बनी बैठी हूँ और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि इतना घबराने की जरूरत नहीं है, एक थप्पड़ से क्या हो जाएगा? आपने तो मेरी सारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, अब आप मुझे थप्पड़ मारते हुए सोच रही हैं। मेरी माँ ने कहा कि जब कुर्बानी दे ही दी है तो फिर उसको निभाना भी सीखो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश न करना। 2-4 दिन मुश्किल लगेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं तो हैरान हूं, मेरी माँ कैसे इतनी जालिम हो सकती थी। वह कमरे से चली गई। मैं बैठी रो रही थी। अब जिसे मेरे कमरे में आना था वह राजू ही था। मैं तो यह सोचकर हैरान थी कि उसको जरा भी शर्म नहीं आई और उसने यह सब कुछ किया। इसका मतलब कि वह खुद ऐसा करना चाहता था, लेकिन ऐसा क्यों करना चाहता था? ऐसी भी क्या बात थी? वह तो मेरा भाई था। उसके दिल में ऐसी क्या बात थी कि वह यह सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया था? मैंने रोना शुरू कर दिया और मेरी चीखें बाहर तक जा रही थीं। बाहर से किसी ने कहा कि ऐसी आवाजें तो आएंगी ही, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा और थोड़ी देर के बाद दरवाजे में हलचल की आवाज आई। मैंने सोचा कि मैं दुल्हन क्यों बनी बैठी हूँ, मैं उसके लिए क्यों दुल्हन बन के बैठी हूँ। मुझे तो कपड़े बदलने चाहिए थे, लेकिन जैसे ही मैं कपड़े बदलने के लिए जाने लगी, राजू कमरे में आ चुका था। मैंने भी उस पर हल्का हाथ नहीं रखना था। उसने मेरे साथ इतना बुरा किया। शादी तो हो गई, इसका मतलब यह तो नहीं था कि हम पति पत्नी की तरह रहने वाले थे। मैंने फौरन कह दिया कि शर्म नहीं आई इस कमरे में आते हुए? कहीं जाकर डूब मर जा तो ज्यादा अच्छा होता। उसने कहा कि मेरी बात को सुनो, क्यों पागल हो रही हो? मैं फिर से चिल्लाने लगी और मैंने कहा, हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मैं वाकई पागल हो गई हूँ। अगर तू मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। फिर भाड़ में गया यह गांव और भाड़ में गई यह जिंदगी मेरी। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी इस बात पर हंसने लगा तो मुझे और कोई गुस्सा आने लगा। क्यों हंस रहा था वह? क्या मेरी हालत पर हंस रहा था या मेरी बेबसी पर हंस रहा था? यह सोचकर हंस रहा था कि आज मैं किस जगह खड़ी थी और कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। उसने कहा कि गांव वालों को तुमने बचा लिया है, अब वह सब मामला तो खत्म हो गया,
लेकिन अब मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मैं यह सुनकर हैरान रह गई कि वह मुझे कैसे बचाएगा। उसने कहा, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। हम 2-4 दिन इसी घर में रहेंगे और सबको यह दिखाएंगे कि हमने दूसरे को कबूल कर लिया है। और उसके बाद हनीमून पर जाने का बहाना करके हम शहर चले जाएंगे। वहां पर रवि पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा है और उसको भी सब कुछ पता है। हमारी यह शादी हुई ही नहीं है। मैंने पहले ही प्लान बना लिया था और यह सब करने के बारे में सोच लिया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी करता? अरे बहन हो तुम मेरी, चाचा की बेटी हो। तुम्हारी माँ ने मुझे बेटे की तरह पाला है। भाई हूं मैं तुम्हारा। इसका मतलब यह नहीं कि तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तुम तो मेरी बहन हो। जब तुम छोटी थी तो तुमने मुझे राखी बांधी थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेशर्म हूं? यह सुनकर मैं हैरान रह गई और रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं यह सब सुनकर रोने लगी, पर यह आंसू खुशी की थे, यह दुख के यह पता नहीं था। उसने कहा, पागल हो क्या? मुझे पता था तुम्हारे ऊपर बहुत दबाव है। ये लोग तुमसे कुछ भी करवा लेते हैं, इसलिए मैं भी उनके साथ मिल गया। लेकिन मुझे पता है कि यह अंधविश्वास है। इससे किसी की जिंदगी को कोई असर नहीं पड़ेगा। बस हमें कुछ दिन ड्रामा करना होगा और उसके बाद मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। वहां जाकर कह दूंगा कि तुम इस दुनिया में ही नहीं रही और सबको झूठ बोल दूंगा कि तुम्हारा वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हाँ, ये सब थोड़ा अजीब है, लेकिन करना पड़ेगा ताकि हम दोनों इस मुसीबत से निकल सकें। राजू मेरे चाचा का बेटा था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। तब मेरी माँ ने उसको गोद लिया, क्योंकि उसे वक्त मेरी माँ के यहाँ कोई बेटा नहीं था। और सब गांव वाले कैसे थे, जिस औरत की पहली बेटी पैदा होती है फिर उसके बेटे पैदा नहीं होते, इसलिए मेरी माँ ने घबरा कर उसे अपना बेटा बना लिया था। जब तक मैं 12-13 साल की नहीं हुई थी तब तक मुझे भी पता नहीं था कि वह मेरा अपना भाई नहीं है। मैंने उसे भाई से भी बढ़कर राखी बंधी थी। इसलिए तो जब मेरी उसी के साथ शादी करवाने की बात की तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे ऊपर से बहुत बड़ा दबाव हटा लिया था। मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन अब भी मुझे उसके साथ ये ड्रामा करना था। हम लोगों ने बड़ी चालाकी से सब कुछ किया। सब लोगों को ये दिखा दिया कि हमें आपस में बहुत खुश हैं और हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद कुमार से ही इजाजत ली कि हम लोग हनीमून पर जाना चाहते हैं। उसने बड़ी घटिया की बात की थी। उसने कहा था कि हाँ, अच्छी बात है, तुम लोगों का तो रिश्ता इस तरह से जुड़ा है। अगर हनीमून पे नहीं जाओगे तो रिश्ते को तड़का कैसे लगेगा? हनीमून पर जाओ ताकि थोड़ा प्यार बढ़ सके। और उसने खुद ही पैसे दिए थे। उसके बाद हनीमून पर जाना, मेरे वहां पर रवि से मिलना और फिर यह साबित करना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं, एक बहुत लंबा रास्ता था। मेरी माँ को भी पहले यह झटका देना जरूरी था। मेरी माँ को हम लोगों ने झूठ बोला कि वह इस दुनिया से चली गई है, क्योंकि मेरी माँ इस गांव की थी और यहाँ के हालात में रची बची हुई थी, इसलिए उसे भी हम लोग समझा नहीं सकते थे। राजू ने कह दिया कि सलोनी तो अब इस दुनिया में नहीं रही और फिर उसने अपनी पसंद की लड़की से विवाह कर लिया। पूरे 1 साल के बाद वह एक दिन पूरी तैयारी करके मेरी माँ और छोटे भाई और एक बहन को लेकर शहर आया। हम लोग गांव से भाग गए और इस सब में राजू ने भी बहुत साथ दिया और मैंने और रवि ने भी, हम लोगों ने यहाँ पहले से ही सारे इंतजाम किए और उसके बाद उन लोगों को यहाँ ले आए। जब मेरी माँ ने मुझे पूरे 1 साल के बाद देखा तो मेरी माँ हैरान रह गई। मुझे लगा था कि वह बहुत गुस्सा होगी, लेकिन गुस्सा नहीं हुई। उसने कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक किया। शायद उसे मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाती, लेकिन अगर वाकई तुम्हारी शादी उसे राजू से नहीं हुई, फिर भी उसे गांव में कोई आपत्ति नहीं थी, तो इसका मतलब केवल सब कुछ झूठ था। तुमने बहुत अच्छा किया और मैं खुश हूं कि अब तुम्हारी वजह से तुम्हारी छोटी बहन के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने उसे यहाँ पर स्कूल में डाल दिया था कि वह पढ़ाई कर सके, थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाए। अब मेरी माँ भी उसी गली में रहती है जहाँ मैं रहती हूँ। राजू ने वहाँ घर बना दिया। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी है। हम लोगों में आना जाना भी रहता है और दिल में खुशी भी रहती है कि मेरी माँ भी मेरे साथ है और बिल्कुल सुरक्षित है। ये खुशी बहुत बड़ी है। ये कहानी मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि अब मैं उस माहौल से निकल चुकी हूँ, लेकिन बताना चाहती हूँ कि अभी भी इस समाज में क्या कुछ हो रहा है और हम समझते हैं कि बड़ी तरक्की हो रही है। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल में सब कुछ इस तरह है जिनके दिमाग बंद है,
उनके दिमाग अभी तक बंद ही है। इसीलिए हमें लोगों को यह समझाना चाहिए कि अंधविश्वास को छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं होता है। गांव में एक दफा अकाल और सूखा आया था, तो वह भगवान की तरफ से एक आपत्ति थी जो खत्म हो गई। लेकिन उस एक आपत्ति के पीछे इतने सारे लोगों की जिंदगी को खराब कर दिया गया, ये कहाँ का इंसाफ था। शुक्र है कि हम वहां से निकल गए।